दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल बीएड एग्जाम पर। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं आपके पेपर थर्ड यानी कि साइकोलॉजी ऑफ लर्नर लर्निंग एंड टीचिंग से जो वर्ष 2019 का पेपर है उसके बारे में यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसको हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न बोलते हैं, उसको यहाँ पर देखेंगे। मैंने यहाँ पर आपको एक तरह से आप समझो तो एक मॉडल आंसर के रूप में भी यहाँ पे आंसर लिखने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ आप भी इस तरह से आंसर लिखेंगे। यहाँ पर आंसर बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है, हो सकता है आप इसे और भी बेहतर लिख सकते हैं, लेकिन मैंने अपना पूरा प्रयास किया है कि आपको जो सबसे बेहतर उत्तर जो मेरे हिसाब से हो सकता है वो मैं आपको यहाँ पर बता पाऊँ। तो आप अगर इस तरह से भी उत्तर लिखेंगे तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे अंक मिलेंगे। साथ ही साथ कोशिश ये भी है कि आपकी कुछ क्वेश्चन जो कि आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में आते हैं, उसके अलावा जो आपके वर्ष 2019 में जो प्रश्न पूछे गए उन्हीं प्रश्नों को हम यहाँ पर डिस्कस भी कर रहे हैं। उन्हीं प्रश्नों को मैं यहाँ पर बात भी करूँगा, हम उनको यहाँ पर देखेंगे। शब्दों की सीमा के अनुसार हमें कितना लिखना है वो भी मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। तो चलिए वीडियो को डिस्कस कर लेते हैं, और जो भी स्टेप्स होंगे जितना आपको मैं बता पाऊँगा मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि क्वेश्चंस को कितना लिखना है, वर्ड लिमिट कितनी होगी, और हर क्वेश्चन के लिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा गाइड भी करता चलूँगा। तो क्वेश्चन भी समझते हैं और कितना लिखना है उसको भी यहाँ पे हम लोग समझते हैं। तो पहला प्रश्न ले लेते हैं, ये आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का है। अब देखिए, यहाँ पे जब भी आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज टीचिंग, तो दोस्तों एक चीज़ और मैं बता दूं कि आपका ये जो पीडीएफ है जिससे हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में, ये आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। तो बिल्कुल भी परेशान ना हो, आप बिल्कुल दोनों कंटेंट आपको अवेलेबल है। जिस भी भाषा में आप अपने आप को कंफर्टेबल पाते हैं आप उस भाषा में इस पीडीएफ को पढ़ भी सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास में कि व्हाट इज़ टीचिंग। अब देखिए, अगर आपकी परीक्षा में सिर्फ इतना ही पूछा है कि व्हाट इज़ टीचिंग, तो आपको बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये क्योंकि आपकी परीक्षा में जब इस बार जो वर्ष 2021 में होने वाला जो परीक्षा है, यहाँ पे आपको पता है कि क्वेश्चन की संख्या भी कम होगी, और साथ ही साथ प्रश्नों के लिए जो शब्द सीमा है, वर्ड लिमिट, वो भी आपकी अब कम हो जाएगी। तो जब अगर आपके एग्ज़ाम में, आप आने वाले एग्ज़ाम में अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज़ टीचिंग, तो आप देखिए ये दो तरीके के मैंने डेफिनेशन यहाँ लिखे हैं, आप इनको लिख सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपकी जानकारी के लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे ऐड किया है, तो आप पहले देख लें। अगर आपसे पूछें तो इसका उत्तर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि टीचिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ अटेंडिंग पीपल्स नीड, एक्सपीरियंसेस एंड फीलिंग्स एंड इंटरवीनिंग सो दैट दे लर्न पर्टिकुलर थिंग्स एंड गो बियॉन्ड द गिवन। मतलब इसको आप समझेगा। देखिए, टीचिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम किसी व्यक्ति की आवश्यकताओं को समझकर, उसके जो भी अनुभव हैं उनको समझकर, उसके अलावा वो क्या सोचता है, इस वक्त उसकी क्या मानसिक स्थिति है, क्या उसकी शैक्षणिक स्थिति है, वो आपका मनोवैज्ञानिक रूप से कितना तैयार है चीज़ों को पढ़ने के लिए, समझने के लिए, इन सारे तरीक़ों से जब बच्चे के बारे में या जो सीखने वाला उसके बारे में जब हम समझ पाते हैं, उसकी आवश्यकता के हिसाब से फिर जो हम चीज़ें उसको समझाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो आपके शैक्षणिक वस्तु हो, पाठ्य पुस्तक की संबंधित चीज़ें हों, या कोई भी चीज़, जब उनको हम समझाने का प्रयास करते हैं, इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, टीचिंग। तो आप ये जो परिभाषा मैंने यहाँ पे आपको दिया है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसका हिंदी वर्जन भी आपको मिल जाएगा आराम से, तो आप देख सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको यहाँ पे लिखनी है कि इट इन्वॉल्व्स 3 एलिमेंट्स। अब 3 एलिमेंट्स क्या है कि एक टीचर होना चाहिए, एक स्टूडेंट होना चाहिए, और सोर्स ऑफ नॉलेज होना चाहिए। सोर्स ऑफ नॉलेज मतलब किताब हो सकता है, करिकुलम हो सकता है, मतलब सोर्स ऑफ नॉलेज के अंदर वो सारी चीज़ें, ब्लैक बोर्ड, टीचर, अब देखिए, अब टीचर हो गया, स्टूडेंट हो गया, ब्लैक बोर्ड, चॉक, प्रोजेक्टर, जो भी चीज़ें हो सकती है। तो 3 चीज़ें होनी चाहिए आपके अंदर एक पूरे शिक्षण की प्रक्रिया को पूरा करें। इसी डिफिनेशन को, इसी जो परिभाषाओं को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग। तो ये देखिए, ऊपर और नीचे दोनों में से जो भी आपको परिभाषा अच्छी लगती हो आप उसको लिख सकते हैं, लेकिन जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा इससे ज़्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं। या तो आप ये लिखें या यहाँ पर कोई 2 परिभाषाएं लिख सकते हैं, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आपको याद रखना है कि ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, जितनी शब्द सीमाएं हैं आपको उसके अंदर ही लिखने का प्रयास करना है। आपको बहुत सारी चीज़ आता होगा क्वेश्चन के बारे में, लेकिन आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। दूसरा आंसर है हमारे पास में द कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग। तो इसी चीज़ को हम लोग दूसरे शब्दों में कैसे लिख सकते हैं कि टीचिंग इज द प्रोसेस in which one individual teaches or instruct another। तो इसमें क्या कर सकता है, किसी दूसरे को पढ़ाता है, एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को पढ़ाता है, कोई चीज़ सिखाता है। टीचिंग इज कंसिडर्ड एज द एक्ट ऑफ इम्पार्टिंग इंस्ट्रक्शन टू द लर्नर्स इन द क्लासरूम सिचुएशन। मतलब एक किसी भी क्लासरूम के अंदर में जब एक ज़्यादा अनुभवी व्यक्ति, एक एक्सपीरियंस्ड आदमी जब ऐसे लोगों को कोई चीज़ सिखाता है जो चीज़ें सीखना चाहते हैं, तो इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं,
इस प्रक्रिया को हम टीचिंग बोलते हैं। और ये प्रक्रिया कहाँ होती है? आपके क्लासरूम के माहौल में होती है। सो अगर हम लोग जॉन डेवी के शब्दों में बात करें, जो यहाँ पे है आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो अभी जैसा कि आप देख रहे हैं, अब अगर हम लोग जॉन डेविस के शब्दों में बात करें तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। डेवी ने क्या बताया कि टीचिंग को हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, कंसीडर इट एज ए मैनिपुलेशन ऑफ द सिचुएशन वेयर द लर्नर विल अक्वायर स्किल्स एंड इंसाइट्स विथ हिज ओन इनिशिएशन। मतलब जॉन डेवी के अनुसार जो शिक्षण की प्रक्रिया होती है, टीचिंग की जो प्रक्रिया है, वो क्या है? आपका सिचुएशन में, व्यवहार में बदलाव करना। मतलब कि जो भी जिस व्यक्ति को सीखना है उसके आसपास के वातावरण को, उसके आसपास जो भी चीज़ें घटित हो रही हैं उनमें बदलाव करना, ताकि जो सीखने वाला है कुछ नए स्किल्स सीख पाए, कोई नई चीज़ें वो सीख पाए। और इसके लिए वो क्या करता है? खुद ही अपनी तरफ से जो है इनिशिएशन लेता है, खुद ही अपनी तरफ से जो है आगे बढ़कर सीखने के लिए अग्रसर होता है। तो ये प्रक्रिया हो गई आपकी कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग की। अब इसमें अगर आपको इसी प्रश्न में अगर आपको लिखना है, अगर आप ऊपर की डेफिनेशन नहीं लिखना चाहते तो आप टीचिंग की कोई भी 2 परिभाषा इसमें से आप लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे एच.सी. मॉरिसन द्वारा अगर आप लिखना चाहें तो ये परिभाषा लिख सकते हैं कि भाई टीचिंग इज एन इंटीमेट कॉन्टैक्ट बिटवीन मोर मैच्योर पर्सनालिटी एंड ए लेस मैच्योर पर्सनालिटी। बहुत ही अच्छा परिभाषा है, आप ये भी लिख सकते हैं। तो अगर 2 नंबर में आए तो आप इनमें से कोई भी 2 परिभाषा लिख सकते हैं, या ऊपर जो भी हमने 2 अभी परिभाषाएं डिस्कस की हैं आप उनमें से कोई एक लिख दें। उसके अलावा N.L. गेज के अनुसार अगर हम लोग देखें तो डेमोक्रेटिक पॉइंट ऑफ व्यू है इनका कि टीचिंग इज इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस एम्ड एट चेंजिंग द बिहेवियर पोटेंशियल ऑफ अनदर। मतलब एक व्यक्ति के अंदर जो भी क्षमता है उनका विकास करना, उसकी क्षमताओं में बदलाव लाना ही क्या है? आपका एक टीचिंग की प्रक्रिया है। शिक्षण प्रक्रिया किसी अन्य व्यक्ति की व्यवहार क्षमता को बदलने के उद्देश्य से किया गया एक पारस्परिक प्रभाव है। या फिर हम लिख सकते हैं, देखिए क्लर्क द्वारा भी दिया गया एक बहुत ही अच्छा डेफिनेशन, इनमें से कोई भी एक आप याद कर लें, उनको आप लिख सकते हैं। टीचिंग रेफर्स टू द एक्टिविटीज दैट आर डिजाइंड टू परफॉर्म टू प्रोड्यूस ए स्टूडेंट बिहेवियर। मतलब स्टूडेंट के अंदर एक व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए। तो शिक्षण उन गतिविधियों को संदर्भित करता है जो व्यवहार छात्रों के व्यवहार में उत्पन्न करने के लिए डिज़ाइन और निष्पादित की जाती है। मतलब कि टीचिंग क्या किया जाता है? एक छात्र के अंदर व्यवहार में बदलाव, मतलब ऐसे व्यवहार जो उसके जीवन के लिए सकारात्मक, मतलब उसकी सीखने की क्षमता को बढ़ाने के लिए, उसके पढ़ने लिखने की कौशल को बढ़ाने के लिए, मतलब जो छात्र के व्यवहार में सकारात्मक बदलाव लाए, जो उसके जीवन के लिए लाभकारी हो, ऐसे बदलाव को लाने के लिए जो हम काम करते हैं उसे हम लोग टीचिंग बोलते हैं। तो आप ये सारे कोई भी एक डेफिनेशन इसमें से लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। देखिए अब इस क्वेश्चन में भी आपको जब पूछा गया है कि हु प्रोपाउंडेड क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, अब इस क्वेश्चन में जब आपसे इतना ही पूछा गया है कि क्लासिकल अनुबंधन किसने दिया, तो मात्र आपको वही लिखना है जो इसमें पूछा गया है। आपको बिल्कुल भी ये नहीं करना कि इसके बारे में आपको सब पता है और आप बहुत सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देने लगे, क्योंकि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, आपसे मात्र इतना ही पूछा गया है तो आप जवाब भी इतना ही दें। तो आप लिखेंगे क्लासिकल कंडीशनिंग also known as Pavlovian या respondent conditioning is a learning through association and it was discovered by I.P. Pavlov, a Russian psychologist। मतलब शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत I.V. Pavlov द्वारा सन 1904 में प्रतिपादित किया गया था और इस सिद्धांत के अनुसार अस्वाभाविक उद्दीपन के प्रति स्वाभाविक उद्दीपन के समान होने वाली अनुक्रिया शास्त्रीय अनुबंधन है। तो मतलब इस तरह से थोड़ा सा आपको लिखना है, ये नहीं कि बहुत डिटेल में आपको लिख देना, इससे आपका पूरा क्वेश्चन का आंसर भी हो जाता है और आपको पूरे अंक मिलेंगे। तो शब्द के सीमा के अंदर है आपको उत्तर देने का प्रयास करना है। तो ये अगर आप इंग्लिश में लिखेंगे तो सिर्फ जितना यहाँ इंग्लिश में लिखा आप उतना ही लिखें, और अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखें। ये नहीं करना है कि आपको दोनों लिखना, मतलब हिंदी में लिखना है तो हिंदी वाला भाग लिखें, इंग्लिश में लिखना है तो आपको इंग्लिश वाला भाग लिखना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज डेवलपमेंट, विकास क्या है। तो वैसे तो आपको पता है कि विकास क्या है। विकास एक सर्वांगीण विकास होता है, मतलब किसी व्यक्ति के हर एक पक्ष में जो वृद्धि होती है, जो बदलाव आता है, जो सकारात्मक बदलाव आता है, जिससे व्यक्ति का जीवन में कुछ अच्छा सीखने को उसको मिलता है, वो सारी चीज़ें जो है आपके विकास कहलाते हैं। विकास के अंतर्गत आपके शारीरिक विकास भी होता है, मानसिक विकास होता है, मनोवैज्ञानिक विकास होता है, इमोशनल होता है, सोशल होता है, कल्चरल, हर एक पक्ष में जब आप आगे बढ़ते हैं तो इसे हम लोग विकास कहते हैं। इसको परिभाषा रूप में आपको लिखना है तो आप इस तरह से इसको लिखेंगे कि डेवलपमेंट रिप्रेजेंट ओवरऑल चेंज इन शेप, फॉर्म और स्ट्रक्चर अलॉन्ग विथ स्किल एंड बिहेवियरल चेंजेस। तो मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं
तो जो बदलाव होते हैं आपके व्यक्ति के अंदर उसे हम लोग डेवलपमेंट कहते हैं। डेवलपमेंट इज बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इन नेचर, मतलब ये मात्रात्मक रूप से भी होता है और ये आपका गुणात्मक रूप से, मतलब कि जो कौशल में बदलाव आता है, जो चीज़ें हम सीखते हैं वो चीज़ें भी मतलब उनमें जब वृद्धि होती है, उनमें जब निखार आता है, वो भी आपका क्या है, डेवलपमेंट है। साथ ही साथ शारीरिक रूप से जो चीज़ें हम देख सकते हैं, जैसे कि हमारे शरीर के वजन, लंबाई, चौड़ाई, इनमें जब वृद्धि होती है, ये भी सारे मिलकर आपके क्या बनाते हैं, वृद्धि करते हैं। ये सारी चीज़ें मिलकर विकास के अंग है। सो ये जो डेवलपमेंट की प्रक्रिया होती है, इट इज़ नॉट ओनली लिमिटेड टू जस्ट ग्रोइंग लार्जर, मतलब ये सिर्फ लंबाई चौड़ाई बढ़ने का, बट डेवलपमेंट कंसिस्ट ऑफ ए प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस दैट लीड्स टुवर्ड्स द गोल्स ऑफ मैच्योरिटी। तो डेवलपमेंट की प्रक्रिया के दौरान क्या होता है, मात्र हमारे शारीरिक लंबाई चौड़ाई ही नहीं बढ़ती, बल्कि हमारे अंदर या किसी भी व्यक्ति के अंदर जो है मैच्योरिटी आती है, परिपक्वता आती है। उसके अंदर हर एक जो पक्ष होते हैं, चाहे वो संवेगात्मक हो, शैक्षणिक हो, मनोवैज्ञानिक हो, हर एक पक्ष में उसके अंदर परिपक्वता आती है। अब वो ज़्यादा समझदार व्यक्ति बन जाता है। तो डेवलपमेंट से उसके अंदर सकारात्मक बदलाव आते हैं, जिससे कि वो जीवन में अच्छा व्यवहार कर पाता है, अच्छे से अपने आप को मतलब कंडक्ट कर पाता है, संचालित कर पाता है। तो ये आपकी यहाँ पे देखिए दोनों परिभाषा दी गई हैं, आप इसमें से कोई भी लिख सकते हैं। तो इससे ज़्यादा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है आपकी। ये जो मैंने यहाँ पे उत्तर लिखा है, ये आपका तकरीबन 40 से 45 शब्दों में है। तो आप इनको इस तरह से लिखेंगे तो आपके सारे उत्तर के जवाब भी हो जाएंगे और आपका बेकार में कोई भी समय व्यर्थ नहीं होगा। चलिए आगे प्रश्न को ले लेते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ थिंकिंग प्रोसेस। अब जब आपसे सिर्फ पूछा गया कि थिंकिंग प्रोसेस क्या है, यानी कि चिंतन की प्रक्रिया क्या है, तो इस प्रश्न का जवाब ही आप मात्र इसके क्वेश्चन के व्हाट को पूरा करेंगे। थिंकिंग इज ए कॉम्प्लेक्स मेंटल प्रोसेस दैट अलाउज वन टू वर्बलाइज, कंस्ट्रक्ट, एनालाइज एंड कम्युनिकेट द कॉजेस एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एंड टू सजेस्ट फीजिबल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। तो आपको इतना ही लिखना है। ये जो मैंने नीचे लिखा है आप इसको लिख सकते हैं, लेकिन या तो ऊपर वाला डेफिनेशन लिखें या नीचे वाला लिखें। तो थिंकिंग हेल्प्स इन यूटिलाइजिंग एंड वैलिडेटिंग एग्जिस्टिंग नॉलेज। इट इनेबल्स एन इंडिविजुअल टू क्रिएट नॉलेज, बिल्ड आइडिया एंड बिल्ड कनेक्शन बिटवीन देम। तो आप ऊपर वाला जो मैंने आपको परिभाषा बताई या नीचे वाला कोई भी इसमें से एक लिख सकते हैं। इसी को हिंदी में अगर हम लोग लिखना चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं कि चिंतन एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम किसी प्रक्रिया या घटना के कारण और प्रभाव के संबंधों को समझ सकते हैं। हम घटना का विश्लेषण कर सकते हैं चिंतन के द्वारा, किसी समस्या को समझकर उसके संभावित समाधान को खोज सकते हैं, और ये जो चीज़ें करने की जो क्षमता होती है इसे ही हम लोग चिंतन करते हैं। तो चिंतन का मुख्य उद्देश्य हमेशा जो होता है, अगर आप बात करें तो चिंतन हमेशा किसी समस्या समाधान के लिए ही किया जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, अपनी पुरानी सारी जानकारियों का हम लोग जो है उपयोग करते हैं ताकि वर्तमान स्थिति को समझ सके, वर्तमान स्थिति में क्या किया जा सकता है, क्या ऑप्शन है हमारे पास में, जो भी समस्या हमारे सामने या जो भी स्थिति है उसके हिसाब से हमें सबसे उपयुक्त तरीके से कैसे व्यवहार कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों की जो आप गणना करने के लिए, विश्लेषण करने के लिए जो क्षमता चाहिए होती है, उसके लिए हम लोग चिंतन करते हैं। तो चिंतन एक आपका मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें हम अपने सारे अनुभव का प्रयोग करते हैं, अपने वर्तमान स्थिति की समझ का प्रयोग करते हैं और किसी समस्या का समाधान करने के लिए इन सारी प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं। आप चाहें तो इसके साथ में जो है आप ये भी लिख सकते हैं कि चिंतन मौजूदा ज्ञान के उपयोग और सत्यापन में मदद करता है। मतलब चिंतन के माध्यम से हम किसी चीज़ को सही या गलत में पहचान सकते हैं, सही गलत का अंतर कर सकते हैं। यह एक व्यक्ति को ज्ञान बनाने, मतलब नया नॉलेज सीखने में, विचारों का निर्माण करने, किसी चीज़ के बारे में हम सोच रहे हैं उसके बारे में क्या किया जा सकता है, जैसे हम किसी चीज़ को भी विचार करते हैं ना, तो विचार करने में मदद करता है। साथ ही साथ दो अलग अलग चीज़ों के बीच में संबंध स्थापित करने में भी हमें मदद करता है। तो अपने ज्ञान के आधार पर हम दो चीज़ों के बीच में संबंध स्थापित करने की क्षमता रख पाते हैं। ये कैसे हो पाता है? ये मात्र चिंतन की प्रक्रिया के द्वारा होता है। इसके अंदर हमारे पास में जो भी डेटा होता है, जो भी सूचनाएं हमने पहले सीखी हैं, जो कि ज्ञान हमारे पास है, हम उनकी प्रोसेसिंग करते हैं और उसके आधार पे वर्तमान में जो भी व्यवहार हमको करना है, जो भी चीज़ें हमारे सामने हैं, जो समस्या हमारे सामने, हम उसका समाधान करते हैं। तो चिंतन क्या करता है? समस्या समाधान करने में मदद करता है और इसमें हम अपने पूरे जो पुराना अनुभव है और वर्तमान में जो डेटा है, वर्तमान में जो सूचनाएँ उपलब्ध हैं, उनकी प्रोसेसिंग करके पुराने अनुभवों के हिसाब से उसको समझ के समस्या का समाधान करते हैं।
आप चाहें तो रॉस की परिभाषा भी लिख सकते हैं या गैरेट के द्वारा जो परिभाषा दी है ये भी आप लिख सकते हैं। तो याद रखें ये सारी चीज़ें मैं इकट्ठा आपको बता रहा हूँ, लेकिन आपको ये सारे नहीं लिखने। आप इसमें से कोई भी या तो ये दो परिभाषाएं एक साथ लिख दें तो भी आपका क्वेश्चन का आंसर पूरा हो जाता है, या फिर ऊपर में जो मैंने आपकी परिभाषा दी इनमें से कोई भी एक आप लिख दें, आपका 2 नंबर का क्वेश्चन या 3 नंबर जो भी आएगा वो आपका पूरा हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ थिंकिंग प्रोसेस। तो देखिए यहाँ पे जब आपके सिर्फ 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछे तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जितने नाम लिखे मात्र उतना लिखा। तो देयर आर मेजर, जो मैंने यहाँ पे लिखा, देयर आर द मेजर टाइप ऑफ थिंकिंग स्किल्स आर। हम इन कौशलों का उपयोग अपने आसपास की दुनिया को समझने, गंभीर रूप से सोचने, समस्या का हल करने और तार्किक विकल्प बनाने और अपने स्वयं के मूल्य और विश्वासों को विकसित करने की मदद के लिए करते हैं। तो हम क्या करते हैं, थिंकिंग प्रोसेस का हमें क्या आवश्यकता है भाई, वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि भाई थिंकिंग प्रोसेस के अंदर जो कौशल होता है उससे जो है हम अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं, हमारे आसपास जो चीज़ें चल रही हैं उनको ठीक से समझ पाते हैं, जो चीज़ें चल रही हैं कई सारी घटनाओं के बीच में संबंध स्थापित करके एक निष्कर्ष पर तक पहुँच पाते हैं। तो जो थिंकिंग प्रोसेस होता है असल में हमें जो है हमारे जीवन में आगे बढ़ने में मदद करता है, हमारे आसपास जो भी चीज़ें हो रही है उसको ठीक प्रकार समझ के अपने अस्तित्व के हिसाब से अपनी आवश्यकता के अनुसार से व्यवहार करने में मदद करता है। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ आपसे पूछा गया कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ थिंकिंग प्रोसेस। तो अगर आप यहाँ पर ये जो डेफिनेशन मैंने आपको बताया नहीं भी लिखेंगे तो बिल्कुल भी कोई समस्या नहीं है। आप यहाँ पे क्या करेंगे, जितने भी नाम लिखे हैं बस इनके नाम लिखने। जब आपसे ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछा जाए, यानी कि जब 3 नंबर वाले क्वेश्चन या 2 नंबर वाले प्रश्नों में आपको पूछा जाए तो आपको मात्र क्या करना है, सिर्फ इतने ही लिखने, इनके नाम लिखें, आपको बिल्कुल इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। तो आप यहाँ पे देख लें कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ थिंकिंग प्रोसेस। तो पहला होता है अभिसरणात्मक या विश्लेषणात्मक, यानी कि जिसे हम लोग कन्वर्जेंट या एनालिटिकल थिंकिंग बोलते हैं। अभी बिल्कुल मैं इसको डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ क्वेश्चन के हिसाब से बता रहा हूँ। दूसरा होता है आपका अपसारी चिंतन, जिसे हम लोग डाइवर्जेंट थिंकिंग बोलते हैं। तीसरा होता है क्रिटिकल थिंकिंग, जिसे हम लोग रचनात्मक सोच बोलते हैं, मतलब कुछ नया सोचना, जो चीज़ें चलती आ रही है उससे थोड़ा सा हट के सोचना, ये चीज़ें जो होती हैं रचनात्मकता, जिससे कि कुछ नया मिल सके, कुछ नया हो सके, या किसी काम को हम जब नए तरीके से करते हैं ये भी आपका क्या होता है, रचनात्मक होता है। और जब इस काम को करने के लिए जो सोच होती है हमारे दिमाग में वो रचनात्मक सोच कहलाती है। सृजनात्मक थिंकिंग, देखिए क्रिटिकल थिंकिंग, ये माफ़ करिएगा जो मैंने आपको डिस्कस किया वो आपका सृजनात्मक थिंकिंग के बारे में था, ये क्रिटिकल थिंकिंग था। क्रिटिकल थिंकिंग मतलब हम किसी चीज़ के ऊपर जो है, ये जो क्वेश्चन में हमें थर्ड पॉइंट आपको बताया था इसके बारे में। क्रिटिकल थिंकिंग में क्या करते हैं हम लोग, किसी भी चीज़ के बारे में उसके अच्छे पक्ष और बुरे पक्ष, यानी सबल और दुर्बल दोनों पक्षों के ऊपर जो क्रिटिकल मतलब एक विश्लेषण करते हुए हम लोग उसके बारे में सोचते हैं। तो थोड़ा सा आप करेक्ट कर लीजिएगा, मैंने आपको पहले सृजनात्मक वाली बात बता दी थी। उसके बाद है तो है मूर्त चिंतन, जिसे हम लोग बोलते हैं कॉन्क्रीट थिंकिंग। इसके अलावा आपका क्या होता है, विचारात्मक चिंतन। तो आपको ये सारे बस नाम लिखने जब आपके 2 नंबर की यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आपके आए तो। इसके बाद होता है अमूर्त चिंतन, जिसे हम लोग बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। अब देखिए अगर यही क्वेश्चन आपके जब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आने हैं कि यहाँ पर आपके पास 200 शब्दों की सीमा होती है, तो वहाँ पे आपको क्या करना, बस थोड़ा थोड़ा इन क्वेश्चन को हल्का सा आपको एक्सप्लेन कर देना कि भाई क्रिटिकल थिंकिंग क्या होगी, क्रिएटिव थिंकिंग क्या होती है। क्रिएटिव थिंकिंग में आप क्या करते हैं, कुछ नया सोचते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग में क्या करते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में आप विश्लेषण करते हैं। तो इस तरह से आपको वहाँ पे मतलब थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देना है। तो ये चीज़ें अगर पता रहेंगी तो आप क्वेश्चन का आंसर आराम से लिख सकते हैं। इसके बाद एक और रह गया था यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग, जिसे हम बोलते हैं प्रत्यात्मक थिंकिंग। और इन सारी जो चिंतन की प्रक्रिया हैं, जो तरीके हैं, इनके माध्यम से हम क्या करते हैं, अपने आसपास की चीज़ों को सही से समझ पाते हैं, समस्याओं का समाधान कर पाते हैं, और जो भी लॉजिकल जो हमको डिसीजन लेना होता है, जो चॉइसेस करनी होती हैं, उनको हम कर पाते हैं। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है व्हाट इज़ मेमोरी। तो अगला प्रश्न यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि भाई मेमोरी क्या है। तो अब देखते हैं हमारे पास जो अगला प्रश्न है वो कि व्हाट इज़ मेमोरी, यानी कि स्मृति क्या है। तो आपको क्योंकि ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में अगर पूछा गया है, जैसे कि आपका पूछा ही गया था, तो वहाँ पर आपको मात्र जो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी मात्र इतना ही लिखना है। लेकिन मैंने इसके अलावा आपके लिए आपकी जानकारी के लिए एडिशनल पॉइंट्स भी लिखे हैं जो कि आप इनको लिख सकते हैं, लेकिन ये तब लिखें जब आपके ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, यहाँ है कि जो आपके 200 शब्दों की सीमा के अनुसार जब क्वेश्चन आए तब।
इन पॉइंट्स को आप थोड़ा और विस्तार पूर्वक लिखेंगे तो ये जो है आपके 15 नंबर के क्वेश्चन जो कि आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं वहाँ पर भी आप इसको सही से लिख सकते हैं। लेकिन फिलहाल अगर आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा गया है तो मात्र आपको ये जो 2 परिभाषाएं दी गई हैं आपको उतना ही यहाँ पे लिखना है। पहली परिभाषा व्हाट इज मेमोरी, तो मेमोरी इज द एबिलिटी ऑफ द ब्रेन टू रिकॉल पास्ट एक्सपीरियंसेस और इन्फॉर्मेशन। तो मेमोरी क्या है, आपकी स्मृति का आशय क्या है, मस्तिष्क द्वारा पहले प्राप्त अनुभव या सूचनाओं को याद करने की क्षमता से है। इट इज ए कॉम्प्लेक्स मेंटल प्रोसेस ऑफ माइंड, इट इनेट इंफॉर्मेशन इज एनकोडेड स्टोर्ड रिट्रीव्ड। तो ये क्या है, एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है, इसमें सूचनाओं का प्रोसेसिंग होता है तथा सूचनाओं को संग्रहित मतलब इकट्ठा किया जाता है। जो अलग अलग माध्यम से हमको सूचना मिलती है ना तो हम उनको संग्रहित करते हैं, हमारे दिमाग में क्या करते हैं, उनको स्टोर करते हैं और फिर जब आवश्यकता पड़ती है उनको फिर हम लोग पुनः प्राप्त करने की प्रक्रिया शामिल, यानी कि पुनः इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप गणित सीखते हैं, आप विज्ञान की शिक्षा लेते हैं, आप हर एक विषय को पढ़ते हैं, तो उनको जब पढ़ते हैं वो क्या करते हैं, वो डेटा को आप अपने दिमाग में स्टोर करते हैं और जब आवश्यकता पड़ती है यानी कि जब आपकी परीक्षाएं आती है तो डेटा को निकालते हैं और जो क्वेश्चन आपके आता है तो आप उसके अनुसार उस नॉलेज को, जो डेटा आपने स्टोर किया उसको आप बाहर निकालते हैं, उसको इस्तेमाल करके प्रश्नों को हल करते हैं, क्वेश्चन का आंसर देते हैं। तो ये क्या हुआ, मेमोरी। तो मेमोरी आपकी वो क्षमता है जो कि डेटा को स्टोर करने में और आवश्यकता अनुसार उस स्टोर डेटा को फिर आवश्यकता अनुसार प्रोसेस करके मॉडिफाई करके जो भी आपके सामने क्वेश्चन आते हैं उसके अनुसार आपको वो प्रस्तुत करने में मदद करता है। ये मैंने आपको बता दी, ये मात्र आपको इतना लिखना है। सो ये जो है आपको यहाँ पर 2 नंबर के क्वेश्चन में जब वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आए तो आप इतना ही लिखें। लेकिन यही क्वेश्चन जब आपका थोड़ा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आ जाए, यानी कि 8 नंबर वाले प्रश्नों के हिसाब से अगर आ जाए जहाँ पे शब्द सीमा थोड़ी आपकी बढ़ जाती है, यानी कि आपको 200 शब्दों तक उत्तर देना होता है, तो आप नीचे वाले पॉइंट्स को भी ऐड करेंगे। अब समझ लेते हैं तो इससे फ़ायदा ही हो जाएगा कि मेमोरी हेल्प्स टू रिकॉल इवेंट ऑफ द पास्ट टू ऑपरेट इन द प्रेजेंट और थिंक अबाउट द फ्यूचर। इसको समझेंगे कि मेमोरी क्या करता है। मेमोरी की वजह से हम इस बात में सक्षम हो पाते हैं, हम केपेबल हो पाते हैं कि हम अपने पास्ट में जो पहले हमने चीज़ें सीखी हैं, जो अनुभव किया है, उसको याद करके वर्तमान में जो अभी हमको ज़रूरत है उसकी में कोई अगर समस्या है तो उसका समाधान कर सकते हैं या फिर हम अपने भविष्य के बारे में सोच सकते हैं। तो ये कब हो पाता है, जब हम चीज़ों को याद कर पाएंगे। हमारे अगर याददाश्त ही नहीं होगी तो हम अपनी पुरानी चीज़ें याद नहीं रखेंगे तो वर्तमान में कोई भी चीज़ होगी तो उसके आधार पर हम कर भी नहीं पाएंगे और भविष्य की तो हम बात ही नहीं कर पाएंगे। मेमोरी हेल्प अस टू लर्न एनीथिंग। मेमोरी है, चीज़ों को हम सीखते हैं कब है, जब हम चीज़ों को बार बार पुनरावृत्ति करें। पुनरावृत्ति करने के लिए चीज़ें याद होनी चाहिए। तो मेमोरी होगी तो चीज़ें याद होंगी तो हम चीज़ों को सीख पाएंगे। मेमोरी इन्वॉल्व्स द प्रोसेसिंग ऑफ वास्ट अमाउंट ऑफ द इंफॉर्मेशन। दिस इंफॉर्मेशन टेक्स मेनी डिफरेंट फॉर्म, एग्जाम्पल इमेजेस, साउंड ऑफ मीनिंग। तो देखिए मेमोरी क्या होती है, मेमोरी के अंदर बहुत सारा डेटा प्रोसेस होता है। दिन भर हम जो भी चीज़ें देखते हैं उसकी प्रोसेसिंग होती है और दिमाग जो जरूरी आवश्यक सूचना होती है, जो जरूरी चीज़ें आपके हिसाब से होती हैं उनको प्रोसेस करके दिमाग में स्टोर करता है। जो फालतू मैसेज होती हैं जो आपके लिए आवश्यक नहीं है, आप उनको याद नहीं रखते। तो मेमोरी जो है इस काम में महारत होती है, मेमोरी इस काम में एक्सपर्ट होता है। मेमोरी के यही आपका रोल होता है किसी व्यक्ति के जीवन में। तो आप इस तरह से कुछ पॉइंट्स और भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। तो जब आपका ये अगर इस तरह से भी आप ऐड कर देंगे तो आप आराम से इन क्वेश्चन को, इस पॉइंट को थोड़ा एक्सप्लेन करके जो है आप आराम से अपना शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यानी 200 शब्दों का प्रश्न का उत्तर आराम से लिख सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए आप इसके साथ में 200 शब्दों का जब प्रश्न में आपको यानी 8 नंबर का प्रश्न आए या फिर आपका अगर 15 नंबर का प्रश्न आ जाए तो साथ में आप ये कुछ डेफिनेशन लिख दें जिससे कि आपका प्रश्न भी प्रभावी लगेगा, अच्छा लगेगा। और इसके अलावा आपके ये डेफिनेशन इतने इफेक्टिव होते हैं कि इनको देखकर ही जो क्वेश्चन आपके चेक कर रहा है, जो एग्जामिनर होता है, वो समझ जाएगा कि बच्चे को जानकारी, और आपका प्रेजेंटेशन भी अच्छा होता है। तो देखिए स्मृति की कुछ परिभाषाएं ले लेते हैं कि मेमोरी इज द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग इन्फॉर्मेशन ओवर टाइम। ये किसने बताया है, ये बताया है आपके मैटलिन ने। स्मृति समय के साथ सूचना को बनाए रखने की प्रक्रिया है। दूसरा, स्मृति वह साधन है जिसके द्वारा हम वर्तमान में इस जानकारी का उपयोग करने के लिए अपने पिछले अनुभव को आकर्षित करते हैं। स्टर्न ने कहा है, आपके स्टर्नबर्ग ने 1999 इस बात को कहा है। उन्होंने स्मृति की जो परिभाषा दी, उन्होंने कहा है कि हम जो वर्तमान में जो भी चीज़ें करना चाहते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं, अपने भूतकाल में यानी कि पहले जो भी हमारा अनुभव रहा है, जो चीज़ हमने सीखी हैं उसको हम लोग याद करते हैं। तो याद करने की क्षमता क्या कहलाती है, स्मृति। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे दोस्तों कि अगर आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आए तो आपको कितना लिखना है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आए आपको तो कितना लिखना है।
चलिए अब यहाँ पर हम लोग समाप्त करते हैं, और आगे जो क्वेश्चन है थोड़े और भी है, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसके लिए हम लोग आगे जो क्वेश्चन है उनको हम लोग पार्ट 2 में करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।